नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। मिर्जापुर में विंध्याचल थाना क्षेत्र में बन रहे विंध्य कॉरिडोर में काम कर रहे मजदूर हड़ताल पर बैठे। आए दिन मजदूरों को जेल भेजने की दी जाती है धमकी। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के गिलोरा गांव में सड़क किनारे रेलवे मजदूर का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कन्नौज में इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद ही युवक की मौत की खबर। ऑपरेशन के बाद फार्मासिस्ट से रोजाना इंजेक्शन लगवाता था युवक। सहारनपुर में बेटी और उसकी सहेली से दुष्कर्म का आरोपी पिता हुआ गिरफ्तार। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। झांसी में खेत पर गए युवक की गला काटकर अज्ञात लोगों ने किया निर्मम हत्या। थाना सकरार के जावन गांव का मामला। फिरोजाबाद पुलिस ने नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय मादक तस्कर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर के खेसरा जिले में हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने बेटी की युवक के साथ मिलकर की थी हत्या। आगरा के थाना किरावली के अबू आपुरा में भ्रूण लिंग परीक्षण करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह की स्वीप टीम को गिरफ्तार किया गया। स्वीप टीम ने गिरफ्तार किया 4 लोगों को उपकरण के साथ दबोचा गया। इटावा में महात्मा ज्योतिबा राव फूले सेवा समिति ने 8 जोड़ों का कराया सामूहिक विवाह। जोड़ों को बांटा गया गृहस्थी का सामान। हल्द्वानी में अंबेडकर नगर क्षेत्र में सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। 3 लोग झुलसे। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया गया। बीजेपी विधायक पंकज सिंह साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुने गए हैं निर्विरोध अध्यक्ष। नैनीताल में चुनाव बैठक के दौरान चुने गए अध्यक्ष। कन्नौज में इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद ही युवक की मौत की खबर। कुशीनगर पंडरोना कोतवाली के सुसवलिया में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। ऑटो सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। एटा में नगर पालिका अध्यक्ष की सपा प्रत्याशी मुन्नी बेगम ने किया नामांकन। सपा नेता जहीर अहमद की मां है मुन्नी बेगम। मथुरा नगर निगम के मेयर पद के कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत ने अपनी राजनीतिक हत्या का लगाया आरोप। जनता की अदालत करेगी फैसला। लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आम आदमी पार्टी लोगों के दिलों को छूती है। लखीमपुर के बाद अब लखनऊ यातायात पुलिस की कथित लिस्ट वायरल। राजधानी लखनऊ के सभी मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस पर वसूली का आरोप। महोबा में कुएं में काम कर रहे पिता सहित 2 बेटों की हुई दर्दनाक मौत। जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आकर हुआ हादसा। यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अगर चंदौली की बात करें तो पूर्वांचल का गढ़, तो चलिए देखते हैं कि चंदौली की जनता का मूड क्या है। जैसे मौसम के पारा में रोजाना बढ़ोतरी देखी जा रही है, ठीक वैसे ही नगर निकाय चुनाव में भी अब सरगर्मियां तेज होती जा रही है। हम आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव की भूगोल बच चुकी है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। और जनपद चंदौली की अगर बात करें तो यहाँ से कुल 4 जगहों के लिए नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें 1 नगर पालिका समेत 3 नगर पंचायत है, जिसके लिए अध्यक्ष और सभासद के लिए कुल लगभग 426 प्रत्याशी मैदान में है। और सभी अपने अपने क्षेत्र के वोटरों और जनता को लुभाने में लगे हैं। जनपद में पहले चरण यानी कि 4 मई को मतदान होने हैं, लेकिन जनता का क्या मूड है, उसे अपने शहर का बॉस कैसा चाहिए, उनकी अपने बॉस से क्या अपेक्षा है, इसी को आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में क्षेत्र की जनता से बातचीत भी करेंगे कि उन्हें उनके शहर का बॉस कैसा चाहिए। तो चलते हैं हम नगर और शहरों के अंदर और रूबरू होते हैं जनपद के जनता से। जो 4 तारीख को यहाँ पे नगर निगम का चुनाव होने हैं, उसके लिए क्या मुद्दा है, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? जो हमारे शहर को स्वच्छ रखेगा, रोड सड़कें अच्छी देगा, नाले की साफ सफाई करेगा, उसी में बेहतर चुनाव।
आप युवा हैं, युवाओं के क्षेत्र में क्या सोचे हैं, क्या किस क्षेत्र में मदद करें? हमारे यहाँ जो है 2-3 ग्राउंड है जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे अपना जो भी खेल कूद की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बढ़िया कराएगा। अपना जो ऐसे तो बहुत से आ रहे हैं लोग, वादा करके जा रहे हैं, लेकिन हम मिलके जहाँ हमको लगेगा कि नहीं हमारा वहाँ से विकास हो रहा है, हमारे लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ से वोट करेंगे। इससे पहले भी यहाँ के भाजपा के चेयरमैन थे, उनके द्वारा किस तरह से विकास किया गया था, उनके विकासों से आप खुश हैं? हम उनके विकासों से बहुत खुश हैं। बहुत सारे चीज़ जो है सीवर बनाए गए, रोड बनाए गए, ऐसे बहुत सारे कॉलोनी की जहाँ सड़क नहीं थी, पॉइंट इंटरलॉकिंग से लेकर आरसीसी रोड दिया गया, तो जो है उनके कार्यकाल से बहुत खुश हैं। और कुछ चाचा सर क्या मुद्दा रहेगा? 4 तारीख को चुनाव होने हैं नगर निगम के, क्या मुद्दा रहेगा, क्या सोचकर आप मतदान करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा कि क्या सोच रहे कि आपको मतदान करते समय? ठीक है, और कुछ लोग हैं, युवा हैं, क्या मुद्दा रहेगा? 4 तारीख को वोट पड़ने हैं। जैसा कि बड़े भाई ने जो है अभी बताया कि हम लोग जो है जो विकास करेगा हम लोग जो है उसी को वोट करेंगे। और बचपन से हम लोग यहाँ पे हैं, आज तक जो है कि यहाँ पे 4 ग्राउंड हैं, लेकिन उसका कोई विकास नहीं हो पाया। इससे पहले यहाँ पे भाजपा के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल से किस प्रकार प्रभावित? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और जो है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज तक फिर उन्होंने सफाई और काफ़ी लोगों के बीच में मिलना जुलना। नगर से शिकायत भी मिलती रही उनके बारे में लगातार कि जो तालाब है वो किया गया। कोई चीज़ें का एक खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे ही कोई व्यक्ति जो है कि काम करता रहेगा, तो ना है कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है। कल जो चेयरमैन के बीजेपी के थे उनसे कितना संतुष्ट है आप? कुछ नहीं, कोई संतुष्टि नहीं। क्यों? कोई काम है, एक बार नया काम होगा तब कोई मालूम है। इस बार चाचा जब 4 मई को आप मतदान के लिए जाएंगे, लाइन में लगेंगे तो देखा जाएगा विकास को आगे ले जाएंगे, देखेंगे। मतदान के अंदर में चलेंगे कि इन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब 4 तारीख को यहाँ मतदान हो गया है, क्या मुद्दा रहेगी आपका वोट डालने से पहले? किस विकास पे आप वोट करेंगे? हमको इस विकास को किया जाएगा कि हमारे निगम का विकास हो, थोड़ा अच्छे से हम लोग का जो रोड है साइड में जो गंदगियाँ होती है उसके लिए विकास हो। इससे पहले यहाँ पे भाजपा के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल से किस प्रकार आप प्रभावित थे? अच्छा इतना कुछ कहा नहीं जा सकता। आप युवा हैं, क्या सोच रहे हैं? ये तो नगर निगम का चुनाव है, उसके बारे में क्या बताएंगे? राज्य सरकार का चुनाव होता है तो उसको युवाओं के बारे में सोचा जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वाराणसी की प्रचंड जीत का सिलसिला निकाय चुनाव में जारी रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया है। वाराणसी के रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था का आधार है। निकाय चुनाव में बीजेपी इस मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा कि मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के साथ ही स्पष्ट बहुमत वाले बोर्ड के लिए प्रत्येक वार्ड में पूरी ताकत से लगना है। आप में से किसी से नहीं छुपा हुआ। और वहीं यूपी के लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 23 अप्रैल को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर निकाय चुनाव की शुरुआत वो करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के पैमाने बदल गए हैं। प्रदेश के अंदर चाहे देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 2014 से पहले जिस विकास को देखने के लिए भारत की जनता तरस गई थी, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने जब से कमान संभाली है, और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे कानून व्यवस्था के मायने हों, चाहे विकास के पैमाने हो, दोनों बदल के रख दिए हैं। आज जनता को विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। तो विकास हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, और जो हम आगे नगर विकास के अंदर योजनाएं लाने वाले हैं उन पर मुख्यमंत्री जी खुल करके चर्चा करेंगे। और आज निकाय चुनाव के दूसरे फेज के बीजेपी की लिस्ट आने से पहले बड़ा सियासी उठापटक देखने को मिला है। शाहजहांपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं अर्चना वर्मा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जनता टीवी ने मंत्री जेपीएस राठौर से खास बातचीत भी की है।
हमेशा सहकारिता मंत्री जेपी राठौड़ सर आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्या वजह रही है? अब भाजपा का परिवार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी, योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि लगातार उनके प्रत्याशियों को तोड़ लिए भाजपा। नहीं, हम किसी को तोड़ते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने जोड़ने का काम करते हैं। जो लोग खुद ही टूट के आ रहे हैं उनको रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। तो ये जेपी राठौड़ थे सहकारिता मंत्री, जिनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी तोड़ती नहीं, जो टूट कर आते हैं उनका स्वागत करती है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अनुप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं यूपी के शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव ये होने जा रहा है। चुनाव से पहले ही एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। अर्चना वर्मा, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने मेयर का प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। अर्चना वर्मा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई है और पार्टी की सदस्यता देने के बाद अर्चना वर्मा ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। मेरे लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था मुझे हराने के लिए, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। भारतीय जनता पार्टी में क्या वजह? मैंने बता दिया मैंने गुटबाजी की वजह से आपको दिया गया था कि आपको मेयर प्रत्याशी बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व मुझे जिम्मेदारी देगा मैं बखूबी निभाऊंगी। और लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी निकाय को अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर बीजेपी लड़ रही है और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम से चुनाव अभियान की शुरुआत वो कर रहे हैं। वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा की निर्माणाधीन पुलिस लाइन के ग्राउंड में पहुंचेंगे और सीएम योगी यहां पर अमरोहा के 9 निकायों पर अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कल अमरोहा के निर्माणाधीन पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जहां एक जनसभा को जो है वो संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित करते हुए अपने जो प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे हैं उनके लिए वोटों की अपील करेंगे। और मैं यदि आपसे बात कर लूं अमरोहा की, तो अमरोहा में 5 नगरपालिका और 4 नगर पंचायत सीटें हैं, जिन पर 3 नगरपालिका और 1 नगर पंचायत जो है वो कहीं ना कहीं 4 सीटें हॉट सीट है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 4 तारीख को जो है वो मतदान होना है और जनता किस पर विश्वास अपना जो है जताती है, जिसका 13 तारीख में जो है रिजल्ट सामने आएगा। उसके बाद पता लगेगा कि जनता ने किसको अपना नगरपालिका अध्यक्ष बनाया है। कैमरा पर्सन इरशाद अहमद के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। और वह यूपी निकाय चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वाराणसी पहुंचे। काशी विश्वनाथ धाम और बाबा काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की। शाम में सतुआ बाबा के आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मुख्यमंत्री रोहनिया स्थित बीजेपी कार्यालय में बैठक उन्होंने की और बैठक में सीएम योगी, महापौर, पार्षद, प्रत्याशी, निकाय चुनाव संयोजक और सह संयोजक और चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अब तक हुई चुनावी तैयारियों का रिपोर्ट कार्ड लिया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज आचार्य महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की है। निरंजन पीठाधीश्वर ने सीएम योगी से उनके सरकारी आवास पर यह मुलाकात की है। और प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर पहुंचे हैं और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। डिप्टी सीएम ने परिवार से मुलाकात कर कहा कि जल्द ही और जो भी लोग बचे हैं उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, यह सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि की हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे। और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे,
इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूती। और बसपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक इमरान मसूद ने सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिला प्रशासन उनके साथ गैर संविधान काम कर रहा है, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए से पाबंद किए जाने की एक जानकारी एक अखबार के माध्यम से यह हुई है कि क्या मैं गुंडा बदमाश हूं। और इसके साथ ही इमरान मसूद ने नगर निगम मेयर चुनाव पर 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का दावा भी किया। मैंने खबर पढ़ी कि मुझे 5 लाख के मुकदमे में 5 लाख के मुचलके पर पाबंद किया गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, देखिए बंद कर लीजिए इसको। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लोकतंत्र में क्या इस प्रकार से भी काम होंगे? आपके क्राइटेरियाज क्या होंगे? मेरा कौन से कृत्य आपको ऐसा लगा कि मुझे आप गुंडा डिक्लेयर कर रहे हो? जिन मुकदमों में आप कह रहे हो उन मुकदमों में मेरे साथ भाजपा के विधायक मुकेश चौधरी भी हैं, राजनीतिक मुकदमे। और अगर गंभीरता की बात करें तो सबसे गंभीर मुकदमा तो श्री राघव लखनपाल पर है। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सरखेत में प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में चल रहे राहत कार्य का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने के साथ ही प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक भी बांटे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। और इस दौरान सीएम के साथ स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। में आपदा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, तेज बहाव के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, जनहानि भी हुई थी। और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए, उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 परिवार प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है तो इतनी जल्दी हुआ, उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करता रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक आपने कैंडिडेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था, मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फ़ोन से बातचीत हुई है। हम उसका कोई वाया वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चैनल का हम काम शुरू कराएंगे, ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद जो मानवीय संवेदना है, सरकार उस संवेदना के साथ काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। मैं तो लगातार इस क्षेत्र में था, लोग उसमें की अगर आप स्थिति थे, किसी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और मैं पूर्व सैनिक हूँ तो मेरी ट्रेनिंग काम आई, उसको लेकर वहाँ पर पहुँचा, उनको हेलीकॉप्टर से लेकर मैं मैक्स ले गया। आज भगवान की कृपा से वो जीवित हैं। तो आपदा के बाद जनप्रतिनिधि की, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? हमारी सरकार पूरे ईमानदारी से उस काम को कर रही है। और वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा मेडिकल टीम को बद्रीनाथ, रुद्रनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रवाना कर दिया। और यह मेडिकल टीम यात्रियों को फ्री में मेडिकल सेवाएं भी देंगी। और उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, लेकिन चारधाम के रास्ते अभी तक सही नहीं है। देखिए, चारधाम यात्रा की मैं सफलता की कामना करता हूँ, शुभकामनाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड का चेहरा है चारधाम यात्रा।
देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के, और हमारा फेस दिखाई देता है, उनको पता चलता है उत्तराखंड कैसा है। यहाँ सड़क की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है गंगोत्री धाम की, वो ठीक होनी चाहिए। उधर बद्रीनाथ धाम में जोशी मठ की घटना आपको पता है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, लोग धरने प्रदर्शन में हैं और व्यवस्थाएँ ठीक नहीं। सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है। दूसरा, बद्रीनाथ केदारनाथ समितियाँ वहाँ काम करते हैं, लेकिन यमुनोत्री और गंगोत्री में वो व्यवस्था नहीं है। उसके लिए यहाँ भी एक स्ट्रक्चर खड़ी करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ भी सही ढंग से संचालन हो सके। सबका सौभाग्य है कि हमारे 4 धामों के में से गंगा और यमुना के कपाट आज के इस अक्षय तृतीया के पवित्र अवसर पर आज खुले हैं, और निश्चित और जिस ढंग से यहाँ पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को देखते हुए जो आस्था माँ गंगा के प्रति पूरे देश विदेश के लोगों की है, मैं इस अवसर पर सबसे पहले सारे देश विदेश से आए हुए श्रद्धालुओं को स्वागत करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस वर्ष की 4 धाम यात्रा की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और सरकार से ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लग रही, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रियों की संख्या को सीमित न करा जाए। जिस ढंग से पूर्व की व्यवस्था थी, उस पूर्व की व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष की यात्रा चलवाई जाए। और वही 4 धाम यात्रा का आगाज ये हो चुका है, लेकिन यात्रा को लेकर देहरादून में कांग्रेस और बीजेपी में छिड़ी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि यमुनोत्री धाम में गुजरात से आए एक तीर्थ यात्री की सांस गति रुकने से मौत की खबर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और कहा कि पहले ही दिन सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस भ्रामक बातें फैलाकर यात्रियों को रोकने की कोशिश कर रही है। यात्रा शुरू होते ही एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। ये है 4 धाम का चाक चौबंद व्यवस्था। ऐसे में हम बार बार धामी सरकार से कहते रहे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की कलाई खोलकर रख दी। ऐसे में स्वास्थ्य सचिव तो जाते हैं मौके पर मुआयना करने के लिए कि 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्या हैं, लेकिन मंत्री महोदय इतने किस काम में व्यस्त हैं कि उनके लिए 4 धाम यात्रा से ऊपर कोई प्रायोरिटी है। हम विपक्षी दल के प्रवक्ता केंद्रीय औषधालय भंडार जाते हैं, उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग चेतता है और परसों डीजी हेल्थ वहां पहुंचती हैं, कल धन सिंह रावत बैठक लेते हैं अपने विभाग की। यानी कि क्या कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, इंतजार कर रहे थे कि विपक्षी दल के नेता आपको आईना दिखाएं। और वहीं रुड़की पहुंचे भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने ईद मिलन कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस मौके पर राहुल बेदी का भारतीय किसान यूनियन बेदी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आजाद नगर चौक पर भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर राहुल बेदी ने कहा कि ईद का त्यौहार खुशियों और आपसी भाईचारे का त्यौहार है और मिलकर इसको मनाना चाहिए। रुड़की प्रशासन ने आजाद नगर चौक का तमाशा बना करके रख दिया है। एसपी देहात साहब ने हमें 1 हफ्ते का समय दिया था कि 1 हफ्ते में मैं कार्रवाई करूंगा और चौक को खुलवा दूंगा, और 1 दिन के लिए चौक खुल भी गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से पॉलिटिकल प्रेशर ही मैं तो इसको मानूंगा कि दोबारा से फिर चौक को बंद कर दिया। आज इसी बात को लेकर के हम दोबारा से जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के पास गए थे ज्ञापन देने के लिए, चूँकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस मामले का संज्ञान ले लिया है और उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है, और यही चेतावनी हम अब चेतावनी के तौर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को बताने के लिए गए थे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 1-2 दिन के अंदर एक बड़ा धरना और प्रदर्शन के लिए, आंदोलन के लिए रुड़की आजाद नगर चौक पर आ रहे हैं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को संभालने की, क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ रुड़की आएंगे तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।